नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर जिले के परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटरों को लेकर वाहन मालिकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फिटनेस जांच के दौरान एक निजी कंपनी के रेडियम और बार कोड को जबरन लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है। वाहन मालिकों का आरोप है कि कई वाहनों में पहले से मानक के अनुसार रेडियम लगा होने के बावजूद उसे अमान्य बताकर नया रेडियम लगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा नहीं करने पर फिटनेस प्रक्रिया में देरी की जाती है, जिससे वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन मालिकों ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है, जबकि शुल्क सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई है। दूर दराज से आने वाले वाहन चालकों को कई दिनों तक फिटनेस सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीड़ितों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही और फिटनेस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। आज हम लोग माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे। हमारे परिवहन विभाग में आजकल फिटनेस सेंटर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, जिसमें फिटनेस के समय सभी भी गाड़ियों में, कार, टैक्सी से लेके बस, ट्रक, हाईवा सभी में रेडियम पट्टी लगाया जाता है। और उसमें क्या हुआ है कि अभी तक ये लोग 10-12 कंपनियों के हैं रेडियम पट्टी लगाने वाले, सभी लोग ये लगाते हैं और वहाँ लगाते इसके बाद ही फिटनेस सेंटर में गाड़ी प्रवेश करती है। अभी 3-4 दिन से ऐसा हो गया है कि कोई एक कंपनी ही रेडियम लगाएगी, ऐसा वहाँ फिटनेस सेंटर वाला बोला जा रहा है, लेकिन कोई आदेश नहीं आया है परिवहन विभाग से। समस्या ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से आ रही है। जैसे हमारी गाड़ी आती है फिटनेस सेंटर के लिए, फिटनेस के लिए, और फिटनेस सेंटर ऐसा है कि बिलासपुर में लगभग न्यायधानी है। न्यायधानी में आसपास के जितने भी आरटीओ हैं उनमें फिटनेस बंद करके सिर्फ सेंटर दिया गया है बिलासपुर में, जो 50 से 100 किलोमीटर तक की गाड़ियाँ बिलासपुर सेंटर आती है फिटनेस के लिए। इसमें वाहन मालिकों को बाध्य किया जा रहा है कि रेडियम एक ही कंपनी का लगेगा करके, और ऐसे 10 कंपनी जैसे रेडियम पहले लगाती थी और काम चलता था। और 2023 में शायद लगड़ा साहब के समय, उस समय 2023 में आदेश ये था कि वाहन में अगर पुराने वाहन में फिटनेस के लिए आ रही है, अगर रेडियम सही सलामत है, तो किसी भी वाहन मालिक को आप रेडियम लगाने के लिए एवं बार कोड लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ फिटनेस सेंटर में हर तरह से अपनी मनमानी चल रही है और एक निजी कंपनी को फायदे दिलाने के लिए, ओराफोल कंपनी शायद है, इनको मतलब निजी कंपनी को रेडियम लगाने के लिए बाध्य कर दी ये फिटनेस सेंटर के द्वारा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितनी भी कंपनी है सभी के रेडियम लगे, बाकायदा सबका काम चले और किसी भी वाहन मालिक के ऊपर ज़्यादा भार मत हो। अगर रेडियम जैसे गाड़ी में लगी हुई है तो उसमें भी बाध्य नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि रेडियम चलने लायक है तो आप उस रेडियम को मान्य कीजिए। जगदलपुर के सरगीपाल स्थित तेंदुपत्ता गोदाम नंबर 5 में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता जलकर खाक हो चुका था। वन विभाग के सीसीएफ ने घटना को संदिग्ध बताते हुए आशंका जताई है कि आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है। मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ये अभी करीब सवा घंटे पहले सूचना मिली थी कि सरगीपाल में आग लग गई है। हमारा ये गोदाम क्रमांक 5 है सरगीपाल का। यहाँ 6 कुल गोदाम हैं, तो 5 गोदाम नंबर का जो है इसमें आग लगी थी। इसमें मड़वा रस का पिछले साल का पत्ता था जो बिक चुका था। उसमें एक व्यक्ति को हम लोग पकड़ भी लिए हैं और उसको अभी पुलिस के सुपुर्द हम लोग करेंगे। और ये जानबूझ के कारित कार्य है। ये हम लोग ज़िला प्रशासन के सहयोग से हमको जो तत्काल 2 ये जो फायर फाइटिंग ट्रक्स मिल गए, तो दमकल की दोनों गाड़ियां बहुत तेज़ी से यहाँ अप्रोच की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। छात्रों के भविष्य और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। संगठन ने आगामी 3 जून को केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने की घोषणा की है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि नीट परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं ने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। संगठन का आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, नीट जो विषय है देश का एक महत्वपूर्ण विषय में आता है और लगातार
पिछले ये तीसरा वर्ष होगा देश के प्रधानमंत्री और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा को लेकर आप एनटीए जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आप कैसे इसको दे सकते हैं, जबकि 2 बार और भी विषय आ चुका है, 2 बार और भी इसमें धांधली हो चुकी है जिसमें लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। और मैं इसी के साथ देखिए युवाओं में आप आक्रोश देखिए, नीट के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं 25 लाख छात्र प्रभावित है, हमारे प्रदेश के 5-7 लाख छात्र प्रभावित है। और पिछले बार भी जो हुआ था उसमें भी एक तरफ सीजीआई कहते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं छात्र हैं वो कीड़े मकोड़े कॉकरोच हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए वही कॉकरोच और वही कीड़े मकोड़े उनको आप बताएंगे। ये छत्तीसगढ़ के जिले बिलासपुर में एकमात्र केंद्रीय मंत्री है यहाँ, इनके निवास का हम लोग एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घेराव कर दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा जगत गुरु रामभद्राचार्य पर किए गए टिप्पणी पर अब राजनीति गरमाने लगी है। चरणदास के बयान को आगे बढ़ाते हुए भूपेश बघेल ने रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री से कई सवालों का जवाब मांगा। वहीं अपने बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी मंशा किसी को ठोस पहुंचाने की नहीं थी, उन्होंने सभी साधु संतों का सम्मान करने का भी दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बमनीडीह में फिर से चरणदास महंत के बयान पर रामभद्राचार्य पर तीखी टिप्पणी की और रामभद्राचार्य के साथ धीरेन्द्र शास्त्री से कई सवालों का जवाब मांगा। उन्होंने कहा, देश में डीजल पेट्रोल की किल्लत और महंगाई क्यों है, मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों डरते हैं, इन सवालों का भी जवाब दे दें। महंत जी ने जो बात कही है उसको उनको तीखा क्यों लगा? संत हैं, उनको सहज रूप से जवाब देना था, लेकिन तिलमिला गए। मैं तो उनसे आग्रह करना चाहता हूं, और ये बात मैं बिलासपुर में भी मैंने कहा, अभी मैं फिर दोहरा देता हूं। हम सब संसारिक लोग हैं और संसारिक होने के नाते हम लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं होती है। हम मार्गदर्शन लेने संत महात्माओं के पास जाते हैं, अपने आप को राष्ट्रीय संत कर रहे हैं, पद्म विभूषण कर रहे हैं। आज राष्ट्र के ऊपर संकट आया हुआ है, तेल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, रसोई गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कोल तार नहीं मिल रहा है, निर्माण कार्य सब बंद है, महंगा हो गया है। तो सवाल इस बात का है, अपना दिव्य दृष्टि से देखें और बताएं कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक झुक क्यों जा रहे हैं। आखिर वो ट्रंप बोलते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन बंद करो, ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाता है। ट्रंप बोलते हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, वो बंद कर देते हैं, गैस मत खरीदो, बंद कर देते हैं। आज पेट्रोलियम पदार्थ की भारी कमी है, आज सारे पेट्रोल पंप ड्राई पड़ा हुआ है और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो संत से जिसे यही कहना चाहूंगा, अपने आप को राष्ट्रीय संत कहते हैं तो अपने दिव्य दृष्टि से देखें और बताएं कि मोदी जी क्यों झुक झुक जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्र को बचाने जो कहते थे न झुकने दूंगा न बिकने दूंगा, और आज पूरा देश के एक एक संस्थान बिकते जा रहा है, तो रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? रामभद्राचार्य को भाजपा के प्रचारक होने का आरोप लगाने के बाद चर्चा में आए चरणदास महंत अब अपने बयान को साधारण बताया। उन्होंने अपने बयान को साधारण बताते हुए किसी भी साधु संत का अपमान करने का नहीं करना बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी संत का अपमान करने का संस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्म संप्रदाय के संतों का सम्मान करने का दावा किया। रामभद्राचार्य जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था। आप जैसे कुछ मित्रों ने मननगढ़ में पूछा कि आप रामभद्राचार्य जी के प्रवचन सुनने जाएंगे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक मुझे पीछे से बोला कि क्यों नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा वो भाजपा के प्रचारक हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की, न मैं कभी संतों का अपमान करना चाहता, न कभी किया है। मेरे लिए हर संत, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी, मेरे लिए पूजनीय है और यही मुझे शिक्षा अपने परिवार से मिली है। मैं कभी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी कड़े प्रहार किए और अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी भी मंच में जाने की चुनौती दे दी है। वहीं अपने बयान पर अब चरणदास महंत नरम पड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर भूपेश बघेल देश के वर्तमान हालत और मोदी पर सवाल दागकर मामले को और भी हवा दे रहे हैं। जांजगीर चांपा जिला के बमनीडीह में नवीन नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आमद दे दी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ 4 विधायकों ने बमनीडीह में रोड शो किया। नगर के वार्ड 3 में रोड शो करते हुए कांग्रेसियों ने 2 चुनावी सभा को संबोधित किया।
और बमनीडी की जनता को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए नगर पंचायत की सौगात के साथ दूसरी योजना का लाभ दिलाने की उपलब्धि बताई और बीजेपी सरकार पर पूर्व में स्वीकृत कार्य को रोकवाने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल और चरणदास महंत ने बमनीडी को कांग्रेस का गढ़ बताया और इस चुनाव में भी बमनीडी की जनता से कांग्रेस को ही जीत दिलाने का आग्रह किया। जांजगीर चांपा जिला के बमनीडी नगर पंचायत में हो रही पहली चुनाव कांग्रेस के लिए क्षेत्र की जनता के साथ कांग्रेसियों के लिए अहम चुनाव बन गया है। जांजगीर जिला और शक्ति जिला के 6 विधानसभा में कांग्रेस का ही दबदबा है और बमनीडी से कांग्रेस हमेशा आगे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस बमनीडी में अपनी साख बचाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को सामने ला रही है। बुधवार की शाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ 4 विधायक भी वार्डों में मतदाता के बीच पहुंचे और बमनीडी की विकास के लिए भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 5 साल के लिए हो रहा है। बीजेपी सरकार का 2.5 साल ही बचा है। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बमनीडी पर विशेष विकास कार्य कराने का भरोसा दिलाया। जबरदस्त उत्साह है और पटेल पारा से जो शुरू किया और यहाँ तक आए हैं तो हजारों के तादाद में सभी जो नर नारी है वो घरों से निकलकर हम हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद देने निकले और मुझे पूरा विश्वास है बमनीडी में आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय बालेश्वर भाई, राजेश अग्रवाल जी, गुलाबुद्दीन जी के सब नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से भाई रामलाल सहारे जी भारी मतों से जीतेंगे और सभी हमारे पार्षद जीतेंगे। बमनीडी में न केवल नगर पंचायत बल्कि पूर्ण तहसील बनाने का काम हमने किया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम किया। हमने ITI बिल्डिंग हमने बनाया और साथ ही जो बमनीडी और दहीदा पुल बजट में आ गया था, पैसा आ गया था, सरकार बदलने के बाद वापस करने का काम इन्होंने किया है। तो बमनीडी के साथ अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या आए हैं, मैंने आग्रह किया कि थैली लेकर आ रहे हैं, वो आप ही पैसा है, बांटने आए हैं, ले लीजिएगा, दारू मुर्गा भी देंगे उसको ले लीजिएगा, लेकिन महंगाई के खिलाफ जवाब बमनीडी की जनता देगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बमनीडी क्षेत्र जब ग्राम पंचायत था तब भी कांग्रेस को भी लोग चुनते थे और विधानसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। इस चुनाव में बीजेपी के मंत्रियों और पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जनता को डराने धमकाने का काम कर रही है। अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी नौकरी व्यापार को चौपट कर देने की धमकी देने का आरोप लगाया। चरणदास महंत ने कहा कि सत्ता पक्ष के धमकी से डरी जनता को विश्वास दिलाने कांग्रेस के सभी नेता बमनीडी आए हैं और कांग्रेस का साथ जनता को होने का भरोसा दिलाया है। ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि बमनीडी नगर पंचायत का चुनाव हो जाए। अभी अवसर मिला है। अभी तक बमनीडी जब ग्राम पंचायत था हम लोग हमेशा जीतते रहे। विधानसभा के चुनाव में हमेशा कांग्रेस पार्टी जीती। यहाँ के लोग बहुत ही समझ से वोट देते हैं। इस बार चूंकि बहुत सारा सरकार के नुमाइंदे लोग यहाँ फंसे हुए, बहुत सारे भाजपा के लोग यहाँ आके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारे दल की ओर से हम सब लोग, मैं आया हूँ, भूपेश बघेल जी स्वयं आए हैं, हमारे जिले के सभी विधायक राघवेंद्र सिंह जी, कश्यप जी, यादव जी, जयपुर तो क्षेत्र ही है बालेश्वर का, मस्तूरी से भी विधायक आए, बहुत सारे लोग आए हैं और इनको विश्वास दिलाने आए हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। आपका जो प्रेम था, व्यवहार था, वो बनाए रखिए, हम आपके सुख दुख को खड़े रहेंगे। ये यहाँ के लोग विश्वास। बमनीडी नगर पंचायत में अध्यक्ष पर सामान्य सीट है जिसके लिए कांग्रेस ने रामलाल सहारे को प्रत्याशी बनाया है और 15 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रचार में लगाया है और इस सीट को सरकार की नाकामी दिखाने के लिए अहम मान रही है। कुर्बानी, अकीदत और भाईचारे का पर्व ईद उल अजहा पूरे देश के साथ साथ न्यायधानी बिलासपुर में भी धार्मिक उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। सुबह से ही शहर में ईद की रौनक देखने को मिली। ईदगाह समेत शहर की सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विशेष नमाज अदा की। सुबह 6 बजे से नमाज का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि शहर के ऐतिहासिक ईदगाह में सुबह 7:30 बजे ईद की खास नमाज अदा की गई।
नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खास उत्साह देखने को मिला। इसके बाद लोग कब्रिस्तान पहुंचे, जहां अपने मरहूम परिजनों की मगफिरत के लिए फातिहा पढ़ी गई। ईद के मौके पर जरूरतमंदों की मदद कर इंसानियत और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया गया। वहीं सुन्नत के मुताबिक लोगों ने बकरों की कुर्बानी दी। पूरे शहर में खुशी और भाईचारे का माहौल बना रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में जब्त माल के प्रबंधन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ई माल खाना प्रणाली की शुरुआत की गई है। इस नई डिजिटल व्यवस्था का शुभारंभ एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले द्वारा किया गया। इस पहल को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य थाना में जब्त किए गए सामान का सुरक्षित संधारण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और आवश्यकतानुसार त्वरित खोज एवं निगरानी सुनिश्चित करना है। बता दें, इस माल खाना प्रणाली में जब्त सामग्री का डिजिटल पंजीयन किया गया है और प्रत्येक वस्तु को बारकोड आधारित पहचान दी गई है। साथ ही माल खाने में सामग्री को रैक वाइज वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। प्रणाली के तहत माल खाने को A1, A2, B1, B2 जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सामान को वर्गीकृत किया गया है, ताकि किसी भी जब्त वस्तु की लोकेशन तुरंत पता लगाया जा सके। इस प्रक्रिया से रिकॉर्ड प्रबंधन और सामग्री की निगरानी पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस प्रणाली से जब्त माल की आवक जावक रिकॉर्ड अपडेट, सामग्री की हैंडलिंग और ट्रैकिंग अधिक सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से हो सकेगी। इससे चेन ऑफ कस्टडी को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो किसी भी आपराधिक मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकारी के मार्गदर्शन में श्रीमान सीपी महोदय, एडिशनल सीपी कांबले साहब, पुलिस अधीक्षक मध्य जोन गुप्ता सर और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये ई माल खाना बनाया गया था। जो पहले धूल खाते थे, माल पड़ा रहता था, नहीं मिलता था। कभी मांग हो गया न्यायालय में, कभी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। तो ये ई माल खाना बनाने का फ़ायदा ये है कि तत्काल एक क्लिक बटा ये करो, उसके बाद तुरंत ये कहाँ सामान रखा है, कौन सा रैक में रखा है, ये तत्काल मिल जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है सिटी कोतवाली थाने पर, जो कल ही ई माल खाने का यहाँ का जो है शुभारंभ किया था। इस माल खाने की मैं विशेषता बताना चाहूँगा कि माल खाने में किसी भी आपराधिक मामले में सबूतों की सुरक्षा और विश्वसनीयता से सीधा जुड़ा रहेगा। अपराध से जुड़े जब्त सामान, हथियार, नकदी, ड्रग्स, दस्तावेज सब कुछ यहाँ सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी जब्त माल को बाद में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। यानी यह रखे सामान केस का सीधा कनेक्शन होगा, इसमें छेड़छाड़ कहीं पर भी नहीं हो पाएगी। तो राजधानी रायपुर कमिश्नरेट की ये बहुत अच्छी सुविधा है। ई माल खाना का शुभारंभ किया गया, जिसमें तमाम दस्तावेज क्राइम से संबंधित हो, किसी प्रकार के भी जो आपराधिक घटनाओं से संलिप्तता जो सामान जब्त किए जाएंगे उसके पूछपरछ, उसके सुरक्षित तौर पर रखा जाएगा। और न्याय प्रणाली में, न्याय प्रक्रिया में इसमें सावधानी जो है, इसमें पक्ष में जो है फैसले भी आएंगे। तो कुल मिला के जो है ये जो शुभारंभ ई माल खाना का हुआ है, कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण रखने के लिए, अपराधियों को नकेल कसते हुए उसे जो है जेल तक डालने के लिए जो ये योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी रायपुर के 21 थानों को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले समय में इसका कितना फायदा राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। हॉर्नेबिल चैनल के लिए कैमरामैन डी बरागे के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बिलासपुर मस्तूरी हाईवे पर भदौरा के पास हुआ। मृतक इलेक्ट्रीशियन था और काम खत्म कर लौट रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर दूर जा गिरा और मौके पर दम तोड़ दिया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देर रात बिलासपुर मस्तूरी हाईवे पर भदौरा चौक के पास एक कार चालक और बाइक सवार के बीच में एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पर सूचना पर तत्काल मस्तूरी थाना के स्टाफ पहुंचकर वहां पर मौके पर ही बाइक सवार की मृत्यु हो जाने से तत्काल उसको मरचूरी रवाना किया गया था और उसमें 100 पंचनामा की कार्रवाई की जाकर मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।
बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरसी में 20 वर्षीय युवती संजना साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात भोजन के बाद वह अपने कमरे में सोने चली गई थी। बुधवार सुबह परिवार के लोग खेत से लौटे तो संजना की लाश पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम लोहरसी निवासी संजना साहू पिता कन्हैया साहू उम्र 20 वर्ष के द्वारा अज्ञात कारणों से फांसी लगाने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मर्ग कायम पंचनामा कार्रवाई की गई है और फांसी लगाने के कारणों की जांच की जाएगी। नहीं, मौके पर अभी कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। परिजनों से कथन लिया जा रहा है और मामले के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। गुरुवार को नौतप्पा के चौथे दिन भी लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। स्थिति यह है कि रायपुर के एम्स अंबेडकर जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में ओपीडी व भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या पिछले महीने की तुलना में से 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना मौसमी बीमारियों से पीड़ित 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से गंभीर रूप से बीमार लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है। अकेले अंबेडकर अस्पताल में लू के 25 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार गर्मी के इस सीज़न में साल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया भोजन में बहुत तेज़ी से पनपते हैं, जिससे खाना जल्दी ख़राब होता है। खान पान में जरा सी लापरवाही लोगों को फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त, पेट दर्द और पेट के गंभीर इन्फेक्शन का शिकार बना रही है। अस्पतालों में आने वाले बच्चों में तेज़ बुखार और डिहाइड्रेशन के लक्षण सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी से चर्चा के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने नौतप्पा और भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए दोपहर 11 से 5 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने व हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी, नींबू पानी या ORS का सेवन करने की अपील की। देखिए, सबसे पहले तो अत्यधिक तापमान है, सामान्य से बहुत ज़्यादा तापमान है, 45-46। ये तापमान अगले 3-4 दिनों में बढ़ने की संभावना है। खासकर पानी की प्रकृति इस समय चेंज होती है और पानी, साफ़ पानी का उपयोग करें। बहुत गर्मी में जाएं तो पानी का सेवन कर लें, ताज़े फल खाएं, बाहर का खाना या पुराना खाना न खाएं और यदि आपको लंबे समय तक गर्मी में रहना पड़ता है तो बीच बीच में पानी पिएं, सूती कपड़े पहनें और तेज़ धूप में जाना है तो चश्मे, सूती कपड़े रहते हैं उनको पहन के जाएं और सिर ढक के चलें, कैप वगैरह पहन लें ताकि आपको सीधी गर्मी न लगे। और बच्चे और बुज़ुर्गों को खासकर पानी की मात्रा का ध्यान रखना ज़रूरी है। तेज़ गर्मी में न जाएं, ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है ताकि आपको सीधी धूप न लगे और हीट स्ट्रोक के शिकार न हो। यदि आपको हाथ पांव में कमज़ोरी लग रही है तेज़ गर्मी में एक्सपोजर के बाद, तो बेहतर होगा कि पानी का सेवन ज़्यादा करें और छाँव भरे स्थान में खड़े रहें कुछ समय, उसके बाद ही धूप में निकलें। और दोपहर 1 से 5 बजे के बीच यदि आवश्यक काम ना हो तो घरों में और छायादार स्थानों में रहें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।